अल्टीट्यूड आईएएस और हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसमें हम लोग न्यूज़पेपर के आधार पर प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रीवियस जो है वो हम लोग सर्च करते हैं और फिर उसके आधार पे हम लोग जो न्यूज़ रहता है उसके आधार पे हम लोग MCQs देखते हैं और ये निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पेज नंबर 1 द हिंदू पे है हमारा 30 डेट महाकुंभ जो हो रहा है उसमें 30 लोगों की मृत्यु हो गई है और भगदड़ के कारण और 60 को इंज्यूर्ड है, घायल है। तो प्रयागराज में जो महाकुंभ मेले हो रहे हैं उसमें मौनी अमावस्या के दिन जो है भगदड़ से बचने के लिए 30 लोगों की मौत हो गई और 60 घायल हो गए जब अखाड़ा मार्ग पर एक बैरिकेड गिर गया था। सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति बनाई है। भगदड़ का कारण जो है ब्रह्म मुहूर्त से पहले भारी भीड़ एकत्रित हुई थी। अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड गिरने से अचानक भगदड़ मच गई और श्रद्धालु जो है दूसरी तरफ भागे जिससे कुछ लोग कुचल गए। लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या क्वेश्चन बन सकता है ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो मैसेज है ये अच्छा शुभ नहीं है, लेकिन लोगों को स्वर्ग मिल गया होगा जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए होंगे। लेकिन चलिए हम लोग छोड़ते हैं उसको, हम लोग अभी यहीं पे जीवन जीते हैं और देखते हैं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो आए हैं ये 2024 के क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करें। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल की पवित्र मंडली और बोध गया का महाबोधि परिसर मंदिर। तो 2023 का ये क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ओनली टू। ओनली टू क्यों है ये देख लीजिए कि जो शांति निकेतन है इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें 2023 में शामिल करने की बात की गई थी। तो 2023 में जो शामिल हुआ है शांति निकेतन शामिल हुआ है और होयसल के जो मंदिर समूह है वो शामिल हुए हैं 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत। रानी की वाव जो है 2014 में शामिल हुई थी और बोध गया मंदिर परिषद जो है 2002 से विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इस आधार पे जो है 2023 में केवल 2 संपत्ति, इसीलिए भी हमारा सही आंसर है। सो शांति निकेतन का देख लीजिए, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र है और जो कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह है ये चन्नाकेशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर शामिल है इसके तहत। ये 2023 में शामिल किया गया। रानी की वाव जो है गुजरात 2024 में शामिल किया गया। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित एक बावड़ी है और गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है बोध गया। तो ये सारे महाबोधि मंदिर तो ये शामिल तो सारे हैं, लेकिन 2023 में 2 ही शामिल थे। तो अब हम लोग चलते हैं, ध्यान देते हैं कि ये कुंभ मेला से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंटेंजिबल कल्चरल साइट ऑफ इंडिया जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इससे संबंधित जो टॉपिक है वो इसमें आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कुंभ मेला जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है परंपरा, प्रथा, ज्ञान और अभिव्यक्तियों को संदर्भित करती है जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसका जो कैटेगरी किया जाता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणियां यूनेस्को के द्वारा जो किया गया है वह है मौखिक परंपरा एवं अभिव्यक्ति जैसे वैदिक चांटिंग एवं मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रदर्शन कला जिसमें कुटियाट्टम शामिल है, सोशल प्रैक्टिस सामाजिक प्रथा अनुष्ठान और त्योहार जैसे कुंभ मेला, ये जो अभी कुंभ मेला चल रहा है ये भी इसमें शामिल है, और योगा जो प्रकृत और ब्रह्मांडीय ज्ञान की प्रथाएं हैं, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो हस्तकला होता है वो इसमें शामिल, जैसे पंजाब का क्राफ्ट। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का महत्व क्या है? सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और पीढ़ी दर पीढ़ी सीखे जाने के लिए प्रोत्साहित करना जो पुराने चीजें उसको। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो मान्यता है उसको देखते हैं। यूनेस्को का 2003 सम्मेलन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारत के 14 तत्व जो है यूनेस्को के विरासत में शामिल है। हमने आपको लिस्ट दे दिया है, आप इस लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आप इस पूरा न्यूज एनालिसिस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से 93049670
754 पे। इस ग्रुप में शामिल होकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं न्यूज एनालिसिस के वीडियो आने से पहले। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है, इसका लिस्ट देख लीजिए। जो गरबा 2023 में मान्यता मिली थी, गुजरात का पारंपरिक नृत्य त्योहार है। दुर्गा पूजा 2021 में मान्यता प्राप्त हुई थी, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। कुंभ मेला 2017 में इनको मान्यता मिली थी। ये त्योहार है प्रयागराज, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन में आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है। और योगा जो परफॉर्मिंग आर्ट है, मान्यता मिली थी संपूर्ण भारत में प्रचलित प्राचीन शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास है। ट्रेडिशनल ब्रास जो है और क्राफ्ट है, 2014 में इसको मान्यता मिली थी। पंजाब के जडियाला गुरु के ठेठर की विशिष्ट वास्तुकला को। इसी तरीके से लिस्ट बहुत बड़ा है, तो आप इस लिस्ट को आप देख लेंगे, पीडीएफ पढ़ लेंगे और इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हमने जो आपको क्वेश्चन दिया वो क्या क्वेश्चन दिया है ये देख लीजिए। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरबा, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला और योग। उपरोक्त में से कितने तत्व जो हैं यूनेस्को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो ये सारे तत्व शामिल हैं। इसका आंसर होगा 4, ये 3 नहीं होगा, डी इसका आंसर 4 होगा। बाकी हमने आपको ऊपर डिटेल्स दे दिया है। पेज नंबर 1 पे ही एक और न्यूज है जो महत्वपूर्ण है। इसरो का जो है 100 लॉन्च हो गया है, जिसमें इसके तहत जो है नाविक सैटेलाइट भेजा गया है ऑर्बिट के तहत। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसरो का 100वां सफल प्रक्षेपण हो गया है। नाभिक उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसरो ने अपना 100वां ऐतिहासिक मिशन सफलतापूर्वक किया, जिसमें GSLV F-15 को हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन में NVS-02 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया और जो भारत के नाविक प्रणाली का हिस्सा है। इस संदर्भ में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। प्रक्षेपण किया गया है श्रीहरिकोटा से। उपग्रह जो है NVS-02 नाविक प्रणाली का दूसरा उपग्रह कक्षा में स्थापित किया गया है। सिग्निफिकेंस इसका 100वां प्रक्षेपण था और सफल प्रक्षेपण था। नाविक सिस्टम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि नेविगेशन क्षमता को उच्च सटीकता और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और ये भारत का जो है स्वदेशी नवाचार है। स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक शामिल है इसमें, जो मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। तो नाविक सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करिए। नाविक जो है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन, तो ये भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। जैसे जीपीएस है, जो जीपीएस वर्ल्ड की है, जैसे उसी तरीके से भारत की ये प्रणाली है जिसे इसरो ने विकसित किया था। यह भारत और आसपास के क्षेत्र को जो है सटीक स्थान और समय सेवाएं प्रदान करता है। नाविक की विशेषताएं क्या है? इसका कवरेज एरिया जो है भारत और इसकी सीमाओं के 1500 किलोमीटर क्षेत्र तक है। उच्च सटीकता इसकी 20 मीटर से अधिक सटीकता का निर्धारण करता है। स्वतंत्र प्रणाली जीपीएस जो अमेरिका आधारित है, इसके विपरीत नाविक पूरी तरीके से भारतीय नियंत्रण के तहत है और दोहरी आवृत्ति बैंड जैसे L5 और S बैंड का उपयोग करता है। इसे कुछ स्थितियों में जीपीएस से अधिक सटीकता प्राप्त हो जाती है भारत की स्थिति में। एप्लीकेशन देख लीजिए, तो ये डिफेंस यानी रक्षा और सैन्य क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए, कृषि और मत्स्य पालन के लिए, परिवहन और बेड़ा प्रबंधन के लिए और व्यक्तिगत नेविगेशन। इसका डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। कंपैरिजन, हम नाविक और जीपीएस को अगर कंपैरिजन करें तो जीपीएस जो है ग्लोबल है और नाविक जो है रीजनल है, फोकस्ड इंडिया और आसपास के जो 1500 किलोमीटर का एरिया है उसको कवर करेगा। जीपीएस जो है अमेरिकी कंट्रोल में है, जबकि नाविक पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में है। और एक्यूरेसी अगर देखें तो इंडिया के कंपैरिजन में जीपीएस की तुलना में नाविक ज्यादा बेहतर सटीकता प्रदान करता है। तो इस संदर्भ में आपको क्वेश्चन दिया गया है, नेविगेशन प्रणाली जो नाविक है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाविक एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल सही है। नाविक जीपीएस के समान वैश्विक कवरेज नहीं देता, यह क्षेत्रीय प्रणाली है। तो सेकेंड को अगर हम काट दें तो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है B1 एंड 3rd। नाविक दोहरी आवृत्ति बैंड L5 और S बैंड पर कार्य करता है, जो अभी हमने पढ़ा भी है, जिससे कुछ स्थितियों में सटीकता बढ़ जाती है। तो बी आंसर जो है यानी कि 1 एंड
1 and 3 इज द राइट आंसर हियर। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि नाविक जो है भारत और इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर करती है, जबकि जीपीएस जो है वैश्विक कवरेज देती है। इसका पूरा डिटेल्स हमने आपको ऊपर में दे दिया है। पेज नंबर 2 पे अगला टॉपिक है हमारा, जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कंप्लीट बंद करने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग इन 6 मेट्रो सिटी जो है उसके तहत। तो इसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। कहाँ कहाँ रोक लगाए पूरी तरीके से, तो 6 प्रमुख महानगरों में मैला ढोने और खतरनाक सीवर सफाई पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। सिटी जो इफेक्टेड है वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में लागू किया गया इस चीज को। न्यायालय का निर्देश है कि राज्य के अधिकारी जो है 13 फरवरी तक यह शपथ पत्र दाखिल करें कि मैला ढोने की प्रथा कब और कैसे समाप्त हुई है। पिटिशनर जो है डॉक्टर बलराम सिंह द्वारा याचिका दायर किया गया था। सरकारी रिपोर्ट बताता है, केंद्र सरकार ने बताया कि 775 जिलों में 465 से में मैला ढोने की कोई रिपोर्ट नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मैला ढोने की प्रथा है। मैला ढोना जो है मैनुअली रूप से, जिसमें हाथों या बिना किसी सुरक्षा उपकरण के शौचालय, सीवरों और सेप्टिक टैंक की सफाई की जाती है। यह सामाजिक रूप से अपमानजनक और खतरनाक कार्य है, जिसे मुख्य रूप से दलित समुदाय द्वारा किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 17 जो है ये डायरेक्टली मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करता है, अस्पृश्यता को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है और इसका पालन करने पर दंड का प्रावधान किया गया। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी जो है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के तहत आता है। चूंकि मैला ढोना जाति आधारित भेदभाव से जुड़ा है, इसीलिए यह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है। 21 की अगर बात करें तो गरिमापूर्ण जीवन की बात है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसमें मैला ढोना शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक और अमानवीय कार्य जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से मैला ढोने की प्रथा अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करती है। 23 अनुच्छेद की बात करें तो जबरन श्रम और शोषणकारी रोजगार पर रोक लगाया गया है। मैला ढोना जो है जातिगत दमन के कारण जबरन श्रम का रूप पैदा करता है। आर्टिकल 42 की बात करें तो ये डीपीएसपी के तहत आता है। इसके तहत अनुच्छेद 42 जो है न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थिति सरकार का कार्य है उपलब्ध कराना। तो राज्य को मानवीय कार्य स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है। मैला ढोने वाले खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं जो अनुच्छेद 42 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 46 की बात करें तो वीक सेक्शन को जो है कमजोर वर्गों को संरक्षण की बात की गई है। राज्य को SC/ST समुदाय को शैक्षणिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। चूंकि मैला ढोने वाले ज्यादातर दलित समुदाय से होते हैं, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी कि उन्हें पुनर्वासित करें। कानूनी प्रावधान और सरकारी पहल की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोविजन एक्ट 1993, जिसे हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के रूप में जानते हैं, ये मैला ढोने को अवैध घोषित करता है और सूखे शौचालय पर प्रतिबंध लगाता है। ये एक और है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट बनाया गया 2013 में। 2013 का कानून कहता है कि मैला ढोने के सभी रूपों को प्रतिबंध करता है और श्रमिकों को पुनर्वास प्रदान करता है। उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन जो है यांत्रिक सफाई को बढ़ावा दिया गया ताकि मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो सके। और नमस्ते 2022 में लाया गया था प्रोग्राम, सीवरों की खतरनाक सफाई को खत्म करने और श्रमिकों के पुनर्वास के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई थी। चैलेंजेस देख लीजिए, सामाजिक भेदभाव, कानून का सही क्रियान्वयन नहीं होना, सीवर सफाई में मशीनों की कमी, खतरनाक कार्य स्थिति। डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आगे क्या किया जा सकता है, कानून को सख्ती से पालन किया जाए, खास करके 2013 का जो एक्ट है। उसके बाद सफाई कार्य जो है पूरी तरीके से मशीनीकरण, रोबोटिक्स के माध्यम से किया जा सकता है। कौशल विकास और वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सकती है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस संदर्भ में आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया है, मैला ढोने संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है। चूंकि मैला ढोना जातिगत भेदभाव से जुड़ा हुआ है, तो यह इस प्रावधान का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 17 निश्चित रूप से मैला ढोने की प्रथा को
समाप्त करना चाहता है। अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें खतरनाक व्यवसाय से सुरक्षा भी शामिल है, ये भी सही है। अनुच्छेद 46 जबरन श्रम और शोषणकारी रोजगार को प्रतिबंधित करता है, जिसमें मैला ढोने की प्रथा शामिल है। तो अनुच्छेद जो 46 है, एक तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, और इसका जो जबरन शोषण वाला बात है, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है शायद। एक बार हम लोग देख लेते हैं, थर्ड गलत है। तो थर्ड गलत क्यों है कि अनुच्छेद 46 जो है जबरन श्रम पर प्रतिबंध नहीं करता, बल्कि राज्य को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से SC/ST समुदाय के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित है। जबकि जबरन श्रम जो है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, जो भी हमने आपको कहा था। आगे इसके अलावा जो आपको दिया गया है, इस डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 7 पे एक न्यूज आर्टिकल है, रेटिनल डिजीज यानी आंखों से संबंधित जो रेटिना से संबंधित इश्यूज होते हैं, RNA थेरेपी के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, क्या इसके लिए इंडिया रेडी है? इस संदर्भ में थोड़ा सा डिटेल आप देख लीजिए, जो न्यूज से हमने लिया है। रेटिनल रोग RNA थेरेपी संभावनाएं दिखाता है, लेकिन क्या भारत तैयार है? तो आनुवांशिक रेटिनल रोग जो हैं, इसको हम RNA बेस्ड थेरेपी कहते हैं, चूंकि RNA के माध्यम से इसमें इलाज पॉसिबल है। तो RNA आधारित थेरेपी उम्मीदें जगा रही है, लेकिन भारत की जो है स्पष्टता नहीं है। मुख्य चिंताएं क्या क्या की गई है? तो बड़े पैमाने पर अध्ययन नहीं किया गया, अभी तक 500 से अधिक रोगियों वाला कोई अध्ययन नहीं हुआ है, जो IRDS यानी कि IRDS के आनुवांशिक उत्परिवर्तनों को मापे, यानी कि इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज जो है, जिसे आनुवांशिक रेटिनल रोग कहते हैं, उसे संबंधित स्टडी जो है वो काफी कम है कि उसके क्या आनुवांशिक परिवर्तन और हो सकते हैं। सटीक चिकित्सा की आवश्यकता है, तो RNA आधारित उपचार के लिए सामान्य आनुवांशिक दोषों की पहचान आवश्यक है। दृष्टि का महत्व है, दृष्टि हमारे दैनिक कार्य करने, सीखने और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के लिए चुनौती क्या बताया गया इसमें कि सीमित आनुवांशिक डेटा प्राप्त है, उच्च उपचार लागत है, और नियामकीय ढांचा जो है, जीन आधारित उपचारों के लिए भारत में मजबूत नीतियों की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में हम लोग RNA और DNA की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इसके क्या क्या इलाज के प्रभाव हो सकते हैं, और क्या क्या सकारात्मक हो सकता है, और क्या क्या चैलेंजेस है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं RNA क्या है। तो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण और जीन नियमन में मदद करता है, कि यानी कि जीन के मैनेजमेंट में ये काम आता है। DNA के विपरीत RNA एकल सूत्री होता है, जिसमें थाइमिन के बजाय यूरासिल पाया जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा DNA और RNA का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश प्रदान करता है। RNA की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। ये DNA से आनुवांशिक जानकारी को राइबोसोम तक पहुंचाता है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का निर्देश जो दे रहा है वो DNA दे रहा है, और जो राइबोसोम तक पहुंचाता है आनुवांशिक जानकारी को, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है RNA। संरचना की बात करें तो DNA जो है द्विसूत्री होता है, जबकि RNA एकल सूत्री होता है। सुगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, शर्करा अणु की, तो DNA के अंतर्गत डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है, लेकिन RNA के अंतर्गत इसमें राइबोस शर्करा होती है, एक अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के साथ होता है। ये नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करें, नाइट्रोजन क्षार की बात करें, तो DNA के अंतर्गत एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है, लेकिन RNA के अंतर्गत एडेनिन, यूरासिल होता है, साइटोसिन और ग्वानिन। तो ग्वानिन होता ही है, साइटोसिन भी होता ही है, लेकिन थाइमिन के जगह पे यूरासिल इसमें मौजूद होता है। तो थाइमिन के स्थान पे यूरासिल होगा RNA के अंतर्गत। लोकेशन की बात करें तो DNA जो है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जबकि RNA जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फंक्शन
डीएनए जो है आनुवांशिक जानकारी संग्रहित और स्थानांतरित करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण और जीन नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। तो दोनों के अगर टाइप्स की बात करें तो डीएनए केवल एक प्रकार का होता है। आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है। तो एक होता है एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं और आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए से जानकारी कोड को राइबोसोम तक पहुंचाता है जो हमने देखा था। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को जोड़ने में मदद करता है और राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोम बनाकर प्रोटीन संश्लेषण करता है। स्थिरता की बात करें तो डीएनए जो है द्विसूत्री संरचना के कारण अधिक स्थिर होता है, जबकि आरएनए कम स्थिर होता है और जल्दी नष्ट हो जाता है। रिप्लिकेशन और लाइफ स्पैन की अगर बात करें, प्रतिकृति और जीवन काल की, तो स्वयं प्रकृति बनाता है, डीएनए जो है स्वयं प्रतिकृति बनाता है और लंबा जीवन काल होता है, जबकि आरएनए जो है संश्लेषित होता है और उसका जीवन काल छोटा होता है। विकास में भूमिका, डीएनए जो है आनुवांशिक अधिकांश जीवों में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए माना जाता है कि पृथ्वी पर पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। आरएनए के प्रकार की अगर बात करें, हमने आपको आरएनए के प्रकार की ऑलरेडी चर्चा कर दी है। एक है यहाँ पे मैसेंजर आरएनए हमने पढ़ लिया, ट्रांसफर आरएनए पढ़ लिया, राइबोसोमल आरएनए पढ़ लिया। एक एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए इसे कहा जाता है, और एमआईआरएनए यानी माइक्रो आरएनए जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके विशिष्ट जीनों को निष्क्रिय करते हैं। आरएनए बेस्ड थेरेपी की अगर बात करें, जो उपचार की बात की जा रही है, तो एमआरएनए वैक्सीन्स हैं जो कोविड-19 टीकों में भी प्रयोग किया गया है, जिसे कोशिका ये वायरस प्रोटीन बनाकर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आरएनए इंटरफेस की बात करें थेरेपी की, तो एसआईआरएनए और एमआईआरएनए का उपयोग रोगजनक जीन को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है, जैसे आनुवांशिक रोग और वायरल संक्रमण को। एंटीजेन की आरएनए थेरेपी की बात करें तो ये जो छोटा आरएनए अणुओं का उपयोग दोषपूर्ण एमआरएनए को से जुड़कर प्रोटीन उत्पादन रोकने के लिए किया जाता है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार में। कैस्पर कैस9 की अगर बात करें तो ये आरएनए गाइडेड जीन है। आपको शायद अभी तक आइडिया हो या नहीं हो, कैस्पर कैस9 जो है वो आरएनए आधारित है। तो आरएनए का उपयोग कैस्पर कैस9 एंजाइम को सही स्थान पर ले जाकर जीन को संपादित करने के लिए किया जाता है। आरएनए एप्टामर्स जो है आरएनए अणु जो रोगकारी प्रोटीन से जुड़कर उन्हें निष्क्रिय करते हैं, कैंसर थेरेपी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एडवांटेज ऑफ आरएनए बेस्ड थेरेपीज की अगर बात करें तो आरएनए आधारित उपचारों के लाभ क्या हो सकते हैं, तेजी से विकास होता है। कोविड-19 के दौरान मैसेंजर आरएनए टीकों को जल्दी विकसित किया गया था। पर्सनल चिकित्सा की जाती है लोगों की व्यक्तिगत आधार पे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जेनेटिक बीमारी में यह काम आता है, और अस्थायी प्रभाव होता है। डीएनए थेरेपी के विपरीत आरएनए आधारित उपचार अस्थायी और प्रतिवर्ती होता है। चैलेंजेस इस पे क्या है, जो स्टेबिलिटी इश्यू है यानी स्थिरता की समस्या, आरएनए जल्दी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे विशेष भंडारण की आवश्यकता होती है। हाई कॉस्ट है, लागत इसकी बहुत ज्यादा है। डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी की समस्या है, आरएनए की कोशिकाओं में सुरक्षित रूप से पहुंचना कठिन होता है, जिसके लिए लिपिड नैनो पार्टिकल्स का उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया गया आरएनए आधारित उपचार से संबंधित। मैसेंजर आरएनए टीके कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो ये सही है। आरएनए इंटरफेस जो है थेरेपी एसआईआरएनए और एमआईआरएनए का उपयोग करके रोगकारी जीन को निष्क्रिय करती है, ये भी सही है। कैस्पर कैस9 जो है जीन संपादन में डीएनए अणु का उपयोग नहीं करती बल्कि आरएनए अणु का उपयोग करती है। तो 3 नंबर अगर गलत हो जाता है तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्यों गलत था, हमने अभी भी आपको बताया कि कैस्पर कैस9 जो है जीन संपादन डीएनए का उपयोग नहीं करता बल्कि आरएनए अणु का उपयोग किया जाता है इसके तहत। तो आज के लिए इतना, कल हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।